वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज अनअकैडमी देश भर में यूपीएससी सीएससी के क्षेत्र में सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, जिसके माध्यम से आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और दोस्तों आपको आंसर पोल की सुविधा भी यहाँ पे मिलती है। इसके साथ ही दोस्तों आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। इसका क्या मतलब है, यानी कि यूपीएससी के पीटी और मेंस के सिलेबस के हिसाब से ही अनअकैडमी ने अपने पूरे कोर्स को, अपने पूरे सिलेबस को डिजाइन किया है। इसके साथ ही लाइव टेस्ट और क्विजेस की सुविधा भी मिलती है, जिसके माध्यम से आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और दोस्तों आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। इसका क्या मतलब है दोस्तों, यानी कि यदि एक बार आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो फिर आप मेरे साथ देश के सबसे बड़े एडुकेटर को उस संबंधित कोर्स में सुन सकते हैं, उनकी लाइव वीडियो देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। यानी कि आपको एक बार फीस जमा करवानी है, उसके बाद आप उस संबंधित कोर्स में पूरी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों ललिता YT कोड का यूज करें और वहां आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही अनअकैडमी पे आपको देश के सबसे बड़े एडुकेटर्स पढ़ाते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉयड यूजर गूगल प्ले से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और एप्पल यूजर एप्पल ऐप से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। दोस्तों अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे स्पेशल क्लासेस जो कि बिल्कुल फ्री होती हैं आप सुन सकते हैं और इन स्पेशल क्लासेस में मैं बहुत जल्द एनसीईआरटी, बेसिक एनसीईआरटी, बुनियादी तौर पे जो बच्चे बिल्कुल नए हैं और जो बच्चे पुराने भी हैं उनको भी एनसीईआरटी को पढ़ने का एक नया तरीका, किस तरीके से हम अपनी अवधारणात्मक समझ को बेहतर बना सकते हैं, वो क्लास में शीघ्र ही लेने वाली हूँ। लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और वहां पे मुझे सर्च करके मेरी क्लासेस देखें। मैं ललिता, मुझे यूपीएससी के साथ ही एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 7 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। इसके साथ ही जहां तक बात की जाए यूपीएससी के क्षेत्र में मेरे अनुभव की, तो मुझे आईएएस के साथ ही अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस देने का अनुभव है। मुझे इंटरव्यू का भी अनुभव है। मैंने अपना एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है और मैंने अपना यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में ही किया है। इसके साथ ही जहां बात की जाए यूपीएससी और अलग अलग जो स्टेट सिविल सर्विसेज का ऑप्शनल विषय होता है दोस्तों, वैकल्पिक विषय होता है, वो मेरा इतिहास रहा है। साथ ही दोस्तों यदि आप अनअकैडमी ललिता अंडरस्कोर कुमारी टेलीग्राम चैनल पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी डेली क्लासेस, उनकी जो पीडीएफ है वो आपको वहां से अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं। कंप्रीहेंसिव तरीके से अनअकैडमी ने अपने पूरे सिलेबस को डिजाइन किया है। यहाँ आप पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ज्योग्राफी, साइंस टेक, एनसीईआरटी समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, इसके साथ ही दोस्तों करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी एंड आंसर राइटिंग कोर्सेज, यानी पूरे कंप्रीहेंसिव तरीके से आप यूपीएससी की प्रिपरेशन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। अनअकैडमी में 2 तरीके से सब्सक्रिप्शन लिया जाता है दोस्तों। एक, सबसे पहले हम प्लस सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन आप 1 महीने से लेके 3 साल तक का ले सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल जो राय आप लोगों को होगी कि कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप जरूर लें। और जैसा कि आज का मेरी वीडियो का टाइटल है कि जो लोग 12वीं के बाद से ही यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के सपने को पूरा करना चाहते हैं, वो कम से कम 2 या 3 साल का सब्सक्रिप्शन ले तो उनको बहुत बेनिफिट होगा। और दोस्तों यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से पहले ललिता YT कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। उदाहरण के तौर पे जैसे कि 1 साल की फीस 49,000, वैसे आज मैं बताऊंगी कि फॉर एग्जांपल 3 साल का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है जो 12वीं के बाद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। 3 साल की फीस यदि 90,000 है और आप ललिता YT कोड का यूज करते हैं तो आपको मात्र 81,000 यानी 81,000 ही जमा करना होगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। क्या क्या फायदे हैं, तो आपको मिलेंगे पर्सनल कोच, डेली मेंस आंसर, क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड पर्सनल फीडबैक, यानी आपकी पूरी तैयारी के दौरान एक मार्गदर्शक आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपकी गलतियों को सुधारते हैं और आपका सपना पूरा करने में
अपनी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है वो आप 1 साल से लेके 3 साल तक ले सकते हैं। और यहाँ पे भी दोस्तों यदि आप ललिता YT कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, ललिता YT कोड का यूज कीजिए। और मेरा जो व्यक्तिगत मार्गदर्शन है, मुझे यूपीएससी की तैयारी का बहुत विशाल अनुभव है और मैं आपकी तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हूँ। तो दोस्तों ललिता YT कोड का यूज करें और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें। अनअकैडमी पे ढेर सारे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। 1 फरवरी से कंप्लीट 1 ईयर जीएस बैच, कंप्लीट 2 ईयर जीएस बैच, एक्सपर्ट बैचेस एंड एनसीईआरटी बैचेस जो कि 1 फरवरी से लॉन्च हो रहे हैं। और वीकेंड बैचेस दोस्तों 6 फरवरी से वीकेंड बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। आइकॉनिक प्राइस हाइक होने वाला है दोस्तों, तो जल्द से जल्द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें, ललिता YT कोड का यूज करें। अनअकैडमी ऑप्शनल के साथ आइकॉनिक जीएस, ऑप्शनल के साथ आइकॉनिक जीएस और ऑप्शनल के साथ दोस्तों प्लस जीएस की फैसिलिटी आपके के लिए लेके आया है, जिसका सब्सक्रिप्शन मतलब इन दोनों का सब्सक्रिप्शन आप 1 साल से लेके 3 साल तक ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी आप ललिता YT कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी कॉम्बैट का आयोजन होने जा रहा है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टिसिपेशन करें, भागीदारी करें। और यहाँ पे भी मेरा रेफरल कोड ललिता YT यूज करें, ललिता YT यूज करें। ठीक है दोस्तों, हमारी आज की जो क्लास है, बेसिकली आज का जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से हमें यदि अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें समय व्यर्थ नहीं करना। हमें 12वीं के बाद से ही IAS, यदि हमारा सपना सिविल सर्विसेज में जाने का है तो हमें 12वीं के बाद से ही एक पूरी रणनीति के तहत इस सपने को प्राप्त करने में लग जाना है। ठीक, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मेरी वीडियो को देख रहे होंगे जिनके पास एक उचित मेंटर का अभाव है। और मेरी ये वीडियो, यकीन मानिए, मेरी ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं या फिर जो शहरों से भी हैं, लेकिन उनके पास एक बेहतर मेंटर नहीं है जो उनको उचित मार्गदर्शन दे सके। उन्हें क्या करना है, वो ऐसा करेंगे तो उनको क्या क्या फायदे होंगे और वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और वो अपना सपना पाने में असफल हो सकते हैं। लेकिन यदि दोस्तों आप मेरी बातों को सुनेंगे और उसके अनुसार आप अपनी रणनीति को बनाएंगे तो यकीन मानिए आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने सपने को पूरा करेंगे। और उस सपने को पूरा करने में मैं ललिता आपकी पूरी तरीके से मैं आपका मार्गदर्शन करूंगी। तो दोस्तों अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम। 12वीं के बाद से ही IAS बनने का सपना हकीकत में बदले मेरे साथ। तो दोस्तों आपको मेरे साथ इस लेक्चर में बने रहना है और पूरी रणनीति पे हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले विशेषकर वो बच्चे जिन्होंने अभी 12वीं की परीक्षा दी है या अभी ग्रेजुएशन में है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फाइनल ईयर, वो बच्चे इस चीज को समझिए। जब हम कोई सपना देखते हैं ना, तो उस सपना देखने के लिए सबसे पहले हमें उस सपने के विषय में पता होना चाहिए कि आखिर क्यों सब लोग बोलते हैं कि जा हम तो IAS बनेंगे, IAS बनेंगे। IAS बनेंगे तो उसका आपको क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले हम इस विषय पे छोटी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जब आप IAS बनते हैं तो सबसे पहले आपको सामाजिक पहचान मिलती है। आप IAS, IPS, IRS या UPSC की जो भी सर्विसेज आप लेना चाहते हैं दोस्तों, उसमें आपको सामाजिक पहचान मिलती है। इसके साथ ही समाज सेवा करने का बेहतर आयाम मिलता है। आपको पता भी नहीं है, जब आप लोग इस सर्विस में आते हो तो आप कितने लोगों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हो। ये आपको तब पता लगेगा जब आप इस सर्विस में आएंगे। आपके जीवन का कुछ निहितार्थ होता है ना, हर इंसान के जीवन का कुछ उद्देश्य होता है, कुछ निहितार्थ होता है। और यदि आपके जीवन में ये उद्देश्य है कि मैं समाज के एक बड़े तबके के लिए कुछ सकारात्मक करना चाहता हूं, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं जिससे एक बड़ा जो तबका है वो लाभान्वित हो सके, तो दोस्तों
आईएएस एक ऐसा फील्ड है जो आपको इतना विशद प्लेटफॉर्म देता है कि आप लोगों की जिंदगी में बहुत ही ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, चूंकि हम अपने करियर के बारे में भी सोच के चलते हैं, समाज के लिए हमें कुछ करना है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन दोस्तों जब हम अपने करियर के विषय में भी सोचते हैं तो इससे बेहतर करियर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आप अपने बेहतरीन करियर के साथ साथ दूसरे लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो दोस्तों आईएएस एक ऐसा फील्ड है जो आपको इतना विशद प्लेटफॉर्म देता है। ठीक, तो आईएएस के बारे में दोस्तों हमने जाना कि आईएएस क्या है और इससे हमें सामाजिक पहचान मिलती है, हमें लोगों के जीवन को बदलने का मौका मिलता है, हमें बेहतर करियर ऑप्शन मिलता है। और दोस्तों आईएएस देश का सबसे बड़ा एग्जाम क्यों कहलाता है? देखिए, हर एक जो नौकरी है उसकी अपनी महत्ता है, डॉक्टर्स की अपनी महत्ता है, ठीक है, इंजीनियर्स की अपनी महत्ता है, या जो भी हमारे वर्कर्स हैं, जो भी हमारे मजदूर भाई हैं, उनकी अपनी महत्ता है, लेकिन वो केवल अपने लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, उनका एक इनकम का सोर्स है, वो एक लिमिटेड तबके तक काम कर सकते हैं। लेकिन आपको आईएएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि आप एक बड़े तबके के जीवन को बदल सकते हैं। तो समझे कि क्यों आईएएस बनना चाहते हैं लोग? इतना आप लोगों को क्लियर है? नेक्स्ट बच्चों, मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आईएएस की तैयारी को करने का सही समय क्या है। इसको लेके बहुत लोग सोचते हैं कि अभी तो हमने 12वीं की है, अभी हम क्यों सोचें आईएएस के बारे में। ठीक है, तो 3 इसकी बातें हमारे सामने आती हैं बच्चों। या तो आप 12वीं के बाद से तैयारी शुरू कर दो, या आप बीए के बाद तैयारी, बीए या बीएससी या फिर बीटेक या फिर एमबीबीएस या जो भी आप डिग्री ले रहे हैं, और या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तैयारी कर दो। अब यहाँ पे आप कलर से समझ रहे होंगे, मैंने ये कलर जो विभेदीकरण क्यों किया है। ग्रीन का मतलब होता है कि सबसे बेहतरीन समय यदि है तैयारी करने का तो वो 12वीं के बाद से ही है। और मैं आपको बताऊंगी, ऐसे एग्जाम्पल दूंगी कि जिन लोगों ने 12वीं के बाद से अपनी तैयारी को शुरू किया है, वो उन लोगों ने अपने सपने को पहले, दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट तक ही प्राप्त कर लिया है दोस्तों। तो 12वीं सबसे अनुकूल समय होता है उसके बाद से परीक्षा को तैयार करने का। इसके आगे यदि हम बढ़े तो ग्रेजुएशन में भी जो बच्चे सीरियस तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी शुरुआत बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो बच्चे 12वीं के बाद से तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने जो 3 साल एक्स्ट्रा पढ़ा, तो इन जो 12वीं वाले बच्चे हैं उनको जो वरीयता ज्यादा रहेगी, चाहे वो यूपीएससी के दायरे को समझना हो, यूपीएससी के सिलेबस को समझना हो, या जो हमारा पढ़ने का तरीका है, चीजों को सोचने का तरीका है, इन सभी चीजों को यदि समझना हो तो ये एक बेहतर टाइम पीरियड है। और दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट को मैंने रेड क्यों किया है? दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आते हैं और एग्जाम को निकाल लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत दबाव होता है, और वो क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन समय दोस्तों हमारे लिए 12वीं या ग्रेजुएशन का होता है। हमें अपने जीवन की प्राथमिकताओं को तय करना है, हमें उन प्राथमिकताओं, उन सपनों को कैसे प्राप्त करना है, इसकी पूरी एक रणनीति हमारे पास होनी चाहिए दोस्तों। और वो रणनीति क्या होनी चाहिए वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, आईएएस की तैयारी करने का सही समय क्या होना चाहिए, इस पे मैंने अभी विशद चर्चा की। कुछ ऐसे उदाहरण मैं आप लोगों को दूंगी 2010 के बाद, जैसा कि आप लोगों को पता हो, और अगर जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिनको जीरो पता है आईएएस की पूरी प्रिपरेशन के बारे में, पूरे पैटर्न के बारे में, इसी क्लास में आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं उनको एक बेसिक नॉलेज दे दूंगी कि क्या पैटर्न है यूपीएससी का। तो दोस्तों अभी के लिए आप सुन लीजिए
कि 2010 में सीसेट आने के बाद क्या हुआ, यूपीएससी की जो विभिन्न सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, या जितनी भी प्रतिष्ठित सेवाएं हैं यूपीएससी की, उसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल के तुरंत बाद आपको देखने को मिलेगा कि इंजीनियरिंग, मेडिकल के जो बच्चे हैं वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और यकीन मानिए 22-23 साल में ही जो है वो बच्चे आईएएस बनके अपना देश सेवा में लग जा रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। अक्षत जैन है, टीना डाबी है, अर्तिका शुक्ला है और सौम्या शर्मा, और असंख्य ऐसे एग्जाम्पल हैं दोस्तों जो इस तरीके की अपनी जो जीवन की प्राथमिकताओं को तय करते हैं और उन प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी रणनीति बनाते हैं और अपने सपने को पूरा करके ही दम लेते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि यदि आप जीवन के उस दौर में, जब लोग कहते हैं अभी तो खेलने खाने के दिन है, तो खेलने खाने के दिन है वो ठीक है, आप अपने जीवन को अच्छे से जिए, लेकिन अपने जीवन का जो सपना है उसके लिए भी तो एफर्ट करना पड़ेगा ना आपको। तभी इतना ज्यादा कंपटीशन है दोस्तों, इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा है कि 6 लाख के आसपास, 5 से 6 लाख के आसपास बच्चे जो हैं हर साल यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। और सीट्स कितनी, लगभग 700, 800, 1000 से तो अभी कम ही सीट्स रहती हैं, लगभग 600, 700, 800 सीट्स होती हैं। उसमें भी यदि आप पहले जो आपकी रैंक पहली 100 में नहीं आती है तो आप आईएएस नहीं बन पाते हैं। तो सोचिए कितनी प्रतिस्पर्धा है, आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, अब उन बच्चों के लिए क्या फायदा होता है कि जो 12वीं के बाद से ही ये अपनी रणनीति को बनाने लगते हैं। तो आईएएस ही बनना है, आईएएस ही बनना है, यदि ये सोच आप 12वीं के बाद से ही अपने दिमाग में ठान लेते हैं तो आप उसके अनुरूप अपना जो दिनचर्या है, जो आपके सोचने का तरीका है, जो चीजों को पढ़ने का तरीका है, आप उसके अकॉर्डिंग ही करने लगते हैं दोस्तों। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि जो पहले अटेम्प्ट में ही निकाल लेते हैं। इनके पीछे क्या बेस है भाई, आए एग्जाम दिया और निकल गया, आखिर कुछ तो स्पेशल किया होगा ना उन्होंने अपने जीवन में। तो या तो उन्होंने 12वीं या फिर जीवन के शुरुआती, ग्रेजुएशन के शुरुआती दौर में ही उन्होंने अपने दिमाग में ठान लिया कि मुझे तो आईएएस ही बनना है, और उसी आईएएस बनने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और दूसरे अटेम्प्ट में ही आईएएस बनके निकल गए। दूसरा बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसे बच्चों के घर की पृष्ठभूमि उनको ऐसा करने के लिए तैयार करती है। यहां मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो जीवन के मतलब पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही पास कर जाते हैं, उनके पीछे एक बहुत बेहतरीन पृष्ठभूमि होती है। उनके पेरेंट्स या उनके रिलेटिव कोई सिविल सर्विसेज में होते हैं, उनका बेहतर मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने मेरे सामने ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जिनके घर में इस तरीके की पृष्ठभूमि नहीं है, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके आसपास भी कोई सिविल सर्विसेज में नहीं है, तो उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है, तो वो गलती करेंगे और बाद में क्या होगा दोस्तों, असफलता की संभावना थोड़ी ज्यादा बन जाती है यदि हम अपने जीवन के बाद के सालों में यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो ऐसे बच्चों की जिन बच्चों के पास बेहतरीन मेंटर का अभाव है, बेहतरीन मार्गदर्शन का अभाव है, उन बच्चों को मैं बताऊंगी कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे बच्चों के जीवन में एक निर्णायक भूमिका होती है मेंटर की। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि आखिर ऐसे बच्चों को कहाँ फायदा मिला। जीवन के शुरुआती दौर में ठान लिया कि आईएएस बनना है, बेहतरीन पृष्ठभूमि मिल गई, मार्गदर्शन मिल गया, बताने वाले मिल गए 10 लोग कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ो, ऐसे ऐसे पढ़ो, पढ़े और एग्जाम निकाल लिया। इसके साथ दोस्तों बीटेक स्नातक के समय ही ऐसे लोगों ने क्या किया जो शुरुआती दौर में ही एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, यूपीएससी के सिलेबस के अनुरूप पढ़ना शुरू कर देते हैं। यूपीएससी का सिलेबस क्या है, यूपीएससी का दायरा क्या है, हमें चीजों को पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है। ठीक, इस तरीके की चीजों को उन्होंने उसी समय से अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया और इसका फायदा उनको
बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर पे मिलता है। और जो भी भले ही किसी के घर में सिविल सर्वेंट ना हो, किसी के पास बेहतरीन मार्गदर्शन ना हो, यदि वो 12वीं के बाद से ही या ग्रेजुएशन के शुरुआती दौर से ही सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों, तो वो बहुत आगे हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे बच्चे जब आईएएस बनने की ठान लेते हैं, अपनी पूरा सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं, बेहतरीन मार्गदर्शन होता है, तो ऐसे बच्चे एक आईएएस आईपीएस की तरह खुद को देखते हैं, खुद को सोचते हैं, जिम्मेदारी का एहसास होता है, उनको मुद्दों को देखने का जो उनका नजरिया है वो चेंज हो जाता है। उदाहरण के तौर पे जिस तरीके से कृषि बिल आया दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, तो वो बच्चे जो यूपीएससी का जो स्टूडेंट होगा, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं बांटना है, कहीं प्रवचन नहीं देने हैं, उसे तो आंसर लिखना है कि भाई क्या कृषि कानून है, इसके पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, निष्कर्ष क्या होना चाहिए, तो यही दायरा हुआ। और वो इसी दायरे में अपनी जो प्रिपरेशन है, अपनी जो तैयारी है, उसको जीवन के शुरुआती दौर से ही करना शुरू कर देते हैं। तो ये फायदे होते हैं जब आप 12वीं के बाद से ही आईएएस बनने के सपने को ठान लेते हैं कि हाँ, मुझे जीवन में आईएएस ही बनना है। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमने देख लिया। उसके बाद हम ये देखेंगे बच्चों कि किस तरीके से 12वीं के बाद यदि आपने आईएएस बनने की ठान लिया तो क्या क्या चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है आपका ये निर्णय और आपकी वो रणनीति जो आप आईएएस बनने और अपने जीवन के सपने को पूरा करने के लिए अपनाते हैं, क्या क्या परिवर्तन ला सकता है। तो सबसे पहले यूपीएससी की जो तैयारी होती है दोस्तों, उसकी पहली कुंजी जो होती है, 1 मिनट मैं अपना मार्कर से आपको समझाती हूं कि जो यूपीएससी की तैयारी जो होती है दोस्तों, उसकी पहली कुंजी होती है सिलेबस। एक बात बताइए, जब तक आपको यही नहीं पता है कि यूपीएससी का दायरा क्या है, यूपीएससी क्या क्या पूछता है, कैसे पूछता है, ठीक है, और किस तरीके से पूछता है, जब तक आपको इसी चीज की समझ नहीं होगी तो आप अपनी तैयारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है भाई, हम बेहतर तरीके से अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे ऐसी सिचुएशन में। तो यूपीएससी की तैयारी की पहली कुंजी है सिलेबस। आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को पढ़ना है। आप यदि तैयारी में नए हैं तो मैं इस बात को पूरी तरीके से इस बात से सहमत हूं कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, आपको घबराना नहीं है। अभी आपके जीवन की शुरुआत है। यदि आपने अभी से अपनी जो तैयारी है उसको शुरू कर दिया तो सोचिए, जब आप एग्जाम देने के लायक होंगे, ग्रेजुएशन के बाद जब आप एलिजिबल होंगे, उस समय तक आपके ज्ञान का स्तर कहां तक जा चुका होगा। इस चीज को बैठ के सोचिए, मनन कीजिए और अपने जीवन की प्राथमिकताओं को तय कीजिए। इतना समझ में आया आपको कि सबसे पहला काम क्या है? हमें अपने सिलेबस को देखना है, पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। हमें ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी का पूरा सिलेबस क्या है, कौन कौन से पेपर आते हैं, किस किस तरीके से उनका पैटर्न है। इस पूरे विषय पे आप, मेरी एक वीडियो है नो योर एजुकेटर ललिता दहिया, वहां पे जाके मैंने विशद रूप से बताया है, वहां पे भी आप देख सकते हैं। और आने वाली स्लाइड में मैं आपको थोड़ा बहुत पूरा नॉलेज इसका दूंगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आप सिलेबस के बाद आपका क्या दायित्व बनता है कि जब आप सोच लेते हैं कि मुझे अब आईएएस बनना है, तो सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा, उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू किया। अब किस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू किया? जब आप सिलेबस देखेंगे तो आप पाएंगे कि यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का एक दायरा होता है, ठीक है। हमें उस दायरे में रह के जो पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं उन पे अपनी समझ बनानी है, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, जो सोशल इश्यूज के ऊपर आते हैं, कुछ केस स्टडीज आती हैं जिसे हम एथिक्स में यूज करेंगे, कुछ ऐसे के टॉपिक आते हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर को हम इस तरीके से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों का पहला काम क्या है? आप लोगों को सिलेबस याद करना है।
उसके बाद आप लोगों को न्यूज़पेपर जो है इस तरीके से पढ़ना शुरू करना है। आपको टीवी देखना है, आप फिल्में भी देखिए, उससे मैं मना नहीं करूंगी, ठीक है, उससे, लेकिन उसके साथ साथ आप राज्यसभा लोकसभा पे बेहतरीन डिस्कशन आते हैं मुद्दों के ऊपर, ठीक है। कोई भी कानून आया उसके ऊपर उसके पक्ष उसके विपक्ष उसका निष्कर्ष इस तरीके के वहां पे आपको लोकसभा और राज्यसभा पे आपको बहुत सारे डिस्कशंस मिल जाएंगे दोस्तों। आपको वो डिस्कशन सुनने हैं, उनको उनके नोट्स बनाने हैं, आपको मुद्दों के ऊपर अपनी एक समझ स्थापित करनी है, ठीक है। इसके साथ ही जो आपके आसपास की घटनाओं से आप स्वयं को यूपीएससी के सिलेबस से जोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आपने सिलेबस देखा, आप उसी सिलेबस के हिसाब से न्यूज को पिक करते हैं, ठीक है। तो और आप जो है अपनी तैयारी के जो लेवल है उसको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप ग्रेजुएशन के दौरान जब आपने ठान लिया कि मुझे आईएएस बनना है, आपको पता लग गया भाई आईएएस का यूपीएससी का सिलेबस ये है कि वहां पे 4 जीएस के पेपर आते हैं, एक एसए का पेपर आता है, इंग्लिश जो है कंपलसरी होती है, और इसके साथ ही जो है हमारा वैकल्पिक विषय होता है जो 500 नंबर का आता है। तो आप अपने वैकल्पिक विषय को उसी हिसाब से चुनेंगे। मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है जो बहुत बाद में ये तय करते हैं कि मुझे यूपीएससी में जाना है, और वो ऐसा सिलेबस ऐसा ऑप्शनल पढ़ चुके हैं दोस्तों जो वो यूपीएससी में आगे लेके नहीं बढ़ सकते, तो उन्हें नए सिरे से ऑप्शनल शुरू करना पड़ता है। इस चीज को समझिए। यदि आपने ग्रेजुएशन के दौरान ही एक ऐसे वैकल्पिक विषय का चयन कर लिया जो आगे जाके आपको आईएएस बना देगा, तो आप जब आईएएस का एग्जाम दे रहे होंगे तो आप उन बच्चों से 3 साल आगे होंगे। आपने उस विषय की छोटी से छोटी चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया होगा। तो ये आपका सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट होता है 12वीं के बाद से, जो हमारे जीवन की प्रायोरिटियों को तय करने का। इसके साथ ही दोस्तों, आप साक्षात्कार के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसे? जब आप सपना देखते हैं, उस सपने को जीते हैं, आसपास की घटनाओं को उसके सिलेबस से जोड़ते हैं। आप अपना जो कॉलेज का टाइम है आपका, उसमें आप बहुत सारी जो एक्टिविटीज है उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, आप डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। तो आपकी जो बोलने की क्षमता है, अपने आप को प्रेजेंट करने की क्षमता है, मुद्दों को समझने की क्षमता है, वो बहुत ही यूनिक तरीके से आप में डेवलप हो जाती है। आपके व्यक्तित्व का विकास हो जाता है पूरी तरीके से जब आप शुरुआती दौर से उसी जो एक दायरे में रह के चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, और ऐसे से संबंधित फैक्ट और डाटा या कथन इकट्ठे हो जाते हैं दोस्तों। ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जो मेंस का, उसमें आपको बहुत सारे डाटाज की जरूरत होती है, फैक्ट्स की जरूरत होती है। ऐसे को शुरू कैसे करना है, ऐसे का जो शुरू से लेके अंत तक जो एक क्रमबद्धता होती है वो कैसे विकसित होता है। तो इस चीज को भी आप बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं। और यदि आप शुरुआती दौर से ही हफ्ते में नहीं बोलती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ, आप महीने में भी एक ऐसे भी लिखेंगे ना, महीने में एक ऐसे भी लिखेंगे, तो आप ये सोचिए आप 3 साल में कितने ऐसे लिख चुके होंगे, और आप वो बच्चे जो अभी ऐसे लिखना सीख रहे हैं उनसे कितने आगे जा चुके होंगे। इस चीज को आपको सिर्फ सुनना नहीं है, इसको परिकल्पना कीजिए कि हाँ ऐसा हो सकता है। और आज प्रतिस्पर्धा इतनी है कि मैं आपको बताऊं कि हम एक भी पीछे नहीं होके देख सकते हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए अथक परिश्रम, अथक प्रयास की जरूरत है बच्चों। तो वो प्रतिस्पर्धा के लिए आप तैयार हो, इसलिए मैं एक मेंटर के तौर पे आप लोगों को प्रिपेयर कर रही हूं। तो आप समझे, यदि आपने जीवन के उस पड़ाव में अपने सपने को देख लिया और उस सपने को पूरा करने की रणनीति बनाई, और उस हिसाब से आपने अपनी जो आपका सिलेबस है, जो आपके पढ़ने का तरीका है, आपके सोचने का तरीका है, आपके बोलने का तरीका है, इन सब चीजों को आपने यदि डिसाइड किया, तो आप जब एग्जाम दे रहे होंगे तो दूसरे लोगों से आप बहुत आगे होंगे। समझ गए आप मैं क्या कहना चाहती हूँ?
आगे दोस्तों मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये वीडियो बनाने का मेरा एक उद्देश्य है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं दोस्तों जिनके पास मेंटर नहीं है, जिन्हें पता नहीं है यूपीएससी में क्या हो रहा है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हिंदी माध्यम में यूपीएससी का प्रदर्शन खराब है। इस बात को मैं भी मानती हूँ कि प्रदर्शन खराब हो रहा है, जो कि रिजल्ट से भी हमें दिखता है, लेकिन हमें ये कह के सिर्फ टाइम पास नहीं करना है कि अरे हिंदी माध्यम का तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हमें अपने आप को उतना सक्षम बनाना है, उतनी अपने में क्षमता विकसित करनी है कि हम यूपीएससी का एग्जाम पास कर सके। और वो क्षमता कैसे विकसित होगी? आपने कभी सोचा कि हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट है वो कम क्यों आ रहा है? कोई गैस लगा सकता है? कुछ सोचा आपने इसके बारे में? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारी कमियां क्या हैं। आखिर हम जीवन के पड़ाव में, जीवन में ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जो हमें इस कंपटीशन से, इस प्रतिस्पर्धा की रेस से बाहर कर देता है और हम असफल हो जाते हैं। सबसे पहली हमारी कमी है दोस्तों कि हम ग्रेजुएशन, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी के बारे में सोचते हैं कि हाँ अब जो है ना, अब हम ग्रेजुएट हो गए हैं, अब हम करियर के बारे में सोचेंगे। ठीक, अब जो है हम बड़ा अच्छे से तैयारी करेंगे। बढ़िया है, तैयारी करो, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का भी निकलेगा, आप लोग भी पास करेंगे। लेकिन यदि आपने 12वीं में ही सोच लिया होता तो 3 साल आप बहुत आगे जा चुके होते। और जो बच्चे अभी 12वीं किए हैं वो इस चीज को समझिए, पछताने के अलावा बाद में कुछ नहीं मिलेगा। यदि अभी जगे नहीं तो आपको जगाना ही मेरा उद्देश्य है। और इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ के ये टॉपिक चूज किया है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिसके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं होता है और बाद में हमारे पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है। तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हम यूपीएससी के बारे में सोचते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो समुंदर है। ठीक है, उस पूरे सिलेबस को समझना, उसके एक एक टॉपिक के ऊपर अपनी अवधारणात्मक समझ बनाना, बुनियादी नोट्स बनाना, और एक पूरा सिलेबस यदि हम कहें समग्र रूप से समाहित करने के लिए आपको कम से कम 2 वर्ष का समय लगता है। कम से कम बोला मैंने, कम से क्या बोला मैंने? कम से कम इस चीज को समझिए। अगर मैं जोर दे रही हूँ इन वर्ड्स पे, यूपीएससी का सिलेबस ये नहीं है कि आए 4 महीने में पढ़ा और हो गया। आपको उसके सिलेबस की जो बुनियादी समझ है दोस्तों, उसको बनाने में, अब यहाँ पे मैंने बुनियादी समझ का मतलब क्या लिया, जैसे स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, बंधुत्व है, संप्रभुता है, या आप जब सोशल जस्टिस पढ़ेंगे, एथिक्स की शब्दावलियां पढ़ेंगे, एक एक शब्दावली की अवधारणात्मक समझ बनाने में आपको कम से कम 2 वर्ष का समय लगेगा। और यदि आप अपने जीवन का अधिकांश समय निकाल चुके होंगे तो एक जो दबाव है आपके दिमाग में वो हमेशा रहेगा। और जो बच्चे शुरुआती दौर से तैयारी शुरू कर देते हैं उनसे आप पहले ही पीछे होंगे तैयारी की रेस में। तो आपको क्या करना है? आपको अपने जीवन की प्राथमिकताओं को तय करना है। अपने जीवन में जो आपने सपने देखे हैं उनको पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करने हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम इंडियन सोसाइटी को जानते हैं, हमारे सामने एक उम्र का पड़ाव आते ही बहुत सारे जो क्वेश्चन मार्क हमारे जीवन में दबाव आ जाते हैं। करियर का दबाव है दोस्तों, शादी का दबाव है। विशेषकर ये शादी मैंने क्यों लिखा, मैं ये बात बोलना चाहती हूँ, विशेषकर जो लड़कियां हैं उनके जीवन में एक टाइम के बाद शादी का प्रेशर आ जाता है, पैसा कमाना है। और कई लोगों की जो बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित होते हैं उनके सामने एक टाइम के बाद नौकरी पाने का जो दबाव होता है, इसलिए वो कई सारे एग्जाम को देने की जो होड़ लग जाती है, वो एक एग्जाम पे फोकस नहीं हो पाते, अपने दिमाग को एक दिशा की तरफ नहीं मोड़ पाते और असफलता उनको मिल जाती है। तो दोस्तों जीवन के यदि आप बाद के पड़ाव में प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे सोशल प्रेशर आते हैं जो आपको
एक तरीके से डिप्रेशन की ओर ले जाते हैं। ठीक है, आप तैयारी भी कर रहे हैं और नकारात्मकता आपके दिमाग में है, तो क्या उसका रिजल्ट सकारात्मक हो पाएगा? सोचिएगा मेरी इस बात को, इस बात को बहुत ध्यान से आपको सोचना है बच्चों, कि किस तरीके से हमें अपने जीवन के सपनों को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ेगा। और वो परिश्रम कैसा होगा, वो रणनीति कैसी होगी, उसको हमें पूरे तरीके से यूपीएससी के इर्द गिर्द का जो सिलेबस है उसके हिसाब से हमें अपनी रणनीति डिजाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें हार्ड वर्क तो करना ही है, हार्ड वर्क के बिना यूपीएससी में सफलता आपको कदापि नहीं मिलेगी, लेकिन उस हार्ड वर्क के साथ हमें स्मार्ट वर्क कैसे करना है ये हमें सीखना होगा। और ये कैसे होगा ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके साथ ही एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है दोस्तों, बच्चे क्या है पीटी पास कर लेते हैं। मेरे जीवन में ऐसे 5-6 प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हैं जिन्होंने पीटी पास कर लिया, और यकीन मानिए उन लोगों में इतनी क्षमता थी, उनकी जो समझने सीखने की जो क्षमता थी, जो उनकी मुद्दों पे समझ थी, अवधारणात्मक क्लियरिटी थी, वो इतनी शानदार थी कि यदि वो मेंस में पास होते तो वो आईएएस बन जाते। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, इंग्लिश के क्वालिफाइंग पेपर होता है एक, दोस्तों नए बच्चे जान लें कि इंग्लिश का मेंस में क्वालिफाइंग पेपर होता है जो बहुत सरल होता है, उनका वही फेल हो गया। तो जो मेंस में जो तैयारी होती है वो देख भी नहीं पाए, क्योंकि अगर आप क्वालिफाइंग पेपर में फेल हो जाते हैं तो आपके मार्क्स ही शो नहीं होते। ठीक है, तो वो इस तरीके से असफल हो गए क्योंकि उनका क्वालिफाइंग ही पेपर क्लियर नहीं हुआ। तो आप इस बात को सोचिए, यदि वो बच्चे, बहुत सारे ऐसे ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं जो आज भी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पास लाइट्स नहीं है, उनके पास पढ़ने की सुविधाएं नहीं है। ठीक है, बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारी मजबूरियां हैं, लेकिन दोस्तों हमें मजबूर नहीं, मजबूत बनना है। हमें एक ऐसी रणनीति लेके चलनी है जो हमें पछताने का मौका ना दे। इंग्लिश है यार, डेली अगर इंग्लिश का न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल छोड़ दो, आप 20 मिनट भी डेली इंग्लिश के न्यूज़पेपर को देख लेते हैं सरसरी निगाह से, तो आपका क्वालिफाइंग पेपर तैयार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि होता क्या है, पीटी के बाद और मेंस का जो ड्यूरेशन होता है दोस्तों, इसमें बहुत कम दिन का समय होता है। इसमें आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए आइडल तौर पे। ठीक है, और ये जो टाइम होता है ये बस रिवीजन का टाइम होता है कि आप रिवाइज कीजिए चीजों को, करंट को एड ऑन कीजिए, कुछ टेस्ट सीरीज दीजिए और उसके बाद आप मेंस में बैठिए और मेंस निकालिए। लेकिन ऐसे बच्चे जिनका इंग्लिश तैयार नहीं है वो पता है क्या कर रहे होते हैं, जब उन्हें हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, पॉलिटी पढ़ना चाहिए, एथिक्स पढ़ना चाहिए, एस्से पढ़ना चाहिए, ऑप्शनल पढ़ना चाहिए, वो इंग्लिश को बैठ के तनाव में, एकदम तनाव में इंग्लिश को बैठ के रट रहे होते हैं। अगर शुरुआती दौर में बेहतरीन रणनीति हमने बना ली होती तो क्या आज ये नौबत आती? क्वेश्चन पूछिएगा अपने आप से। और वो बच्चे जो ऐसा फ्यूचर नहीं चाहते कि हमारे सामने भी ऐसी नौबत आए, वो अपनी तैयारी को रणनीतिक आधार पे शुरू कीजिए, बहुत हंसते हंसते। ठीक है, डेली जो है फिल्में भी देखनी है, अपने जीवन को अच्छे से जीना भी है, लेकिन पढ़ाई की जो प्राथमिकता है उसको साथ लेके चलना है। मुद्दों को जो समझने की जो आपकी प्रक्रिया है, मुद्दों को समझने की जो आपके सोचने समझने की जो शक्ति है उसको विकसित करते चलना है। समझे इस बात को? तो इंग्लिश वाले पेपर में ही फेल हो जाते हैं। तो यदि आप 12वीं के बाद से ही मेहनत करते तो क्या इस क्वालिफाइंग पेपर की वजह से आपका आईएएस बनने का सपना टूटता? नहीं टूटता। तो जागने की जरूरत है, सही दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। इतना आप लोगों को समझ में आया? उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगी, इतना आप लोगों को समझ में आया दोस्तों? इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या हमारी बेहतर रणनीति होगी यूपीएससी की परीक्षा को
क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले हम जो पीटी और मेंस है उसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर, उसके प्रत्येक टॉपिक के ऊपर अपने कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स बना लेंगे। बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी में, बहुत सारी ऐसी अवधारणाएं होती हैं जिनको समझने की जरूरत होती है, तो हम उनके लगभग 10 नोट जो टॉप पॉइंट्स हैं वो हर एक टॉपिक पे बनाएंगे। दोस्तों पिछले सालों के क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। जो मार्केट के एमसीक्यूज हैं उनको भले ही मत कीजिए, लेकिन जो यूपीएससी और यूपीएससी के साथ विभिन्न परीक्षाओं में जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, जैसे सीडीएस की परीक्षा है, सीएपीएफ की परीक्षा है, आईएएस की परीक्षा है, उन परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस को बार बार पढ़ेंगे, जिससे हमें यूपीएससी का जो पैटर्न है, यूपीएससी की जो सोच है, उसको हम पकड़ सकें और उसी के अनुरूप अपनी तैयारी कर सकें। कम पढ़ना है लेकिन सशक्त तरीके से पढ़ना है। आप 10 किताबों को पढ़ें, उससे अच्छा है आप एक किताब को 10 बार पढ़ें। इस चीज को ध्यान रखना है कि हमें यूपीएससी के जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, उनको पलटते रहना है। उससे हमारी जो सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी, उससे हमें पता लगेगा क्या क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कौन कौन से पॉइंट यूपीएससी के फेवरेट जो टॉपिक, जो यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक है, तो हमें यहीं से पता लगेगा। इसके बाद प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या है? ढेर सारे एमसीक्यूज लगाने हैं यूपीएससी के, बार बार लगाने हैं, रिवाइज करना है बार बार चीजों को। मेंस की जहां तक बात की जाए दोस्तों, तो हमें टेस्ट सीरीज देनी होगी, हमें लेखन शैली का अभ्यास करना होगा कि जब हम आंसर को लिखते हैं, आंसर को जब हम लिखते हैं, तो ये मार्कर में थोड़ी दिक्कत है, आंसर को जब हम लिखते हैं तो हमारी भूमिका कैसी होनी चाहिए, हमारी भूमिका कैसी होनी चाहिए और हमारा निष्कर्ष कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या हम वही लिख रहे हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्या हम उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन से रिलेटेड अपने जो संविधान के आर्टिकल्स, गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर कुछ डेटा, उसका यूज कर पा रहे हैं। वो कब आएगा? जब हम अभ्यास करेंगे लिखने का, बार बार लिखने का अभ्यास करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, लेखन शैली एक दिन में विकसित नहीं होती है। लेखन शैली एक लंबी प्रक्रिया है, उसके लिए आपको डेली लिखना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप जो भी लिखेंगे वो बहुत शानदार होगा, जो आपसे पूछा गया है उसी के अनुरूप होगा। तो दोस्तों ये 10, 20, 30 दिन में आने वाली प्रोसेस नहीं है, इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मैं बातें आपको बता रही हूं, ये केवल सुननी नहीं है, आप लिखिए इस चीज को और उस हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? बेसिक जो कंसेप्ट हैं, बेसिक फैक्ट हैं, जब आप यूपीएससी के पिछले सालों के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो आपको पता लगेगा कि यूपीएससी केवल फैक्चुअल नॉलेज नहीं चेक करती है हमारा। यूपीएससी की सबसे खास विशेषता है कि यूपीएससी हमारी अवधारणात्मक समझ को चेक करती है। हम चीजों को कितना समझते हैं, बुनियादी चीजों के ऊपर हमारी कैसी समझ है। बेसिकली ये एक ऐसा एग्जाम है, ऐसे पूछने का ये मतलब है कि भाई एक छोटा सा आपको टॉपिक दे दिया गया, उस पे आप कितने डायमेंशन खोल सकते हैं, उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, ऐतिहासिक, कितने आप उसके डायमेंशन खोल सकते हैं। ऐसे वाली क्लास में मैं विशद रूप से आप लोगों को बताऊंगी कि एक बेहतरीन ऐसे कैसे लिखना होता है। ठीक है, और आप यकीन मानिए कि आप 10 से 15 ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद यदि आपको टॉपिक की थोड़ी सी भी समझ है तो आप ऐसे को किस तरीके से बेहतर लिख सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी दोस्तों। क्योंकि मेरे खुद यूपीएससी का जो मेंस का एग्जाम है उसमें मुझे ऐसे में बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आ चुके हैं, और उसका कुछ नहीं, एक सिंपल सा फंडा है, 5-6 सिंपल फंडे हैं, वो मैं आप लोगों को ऐसे वाली एक स्पेशल क्लास लूंगी, मैं उसमें आप लोगों को क्लियर करूंगी। इसके साथ ही दोस्तों आपको करंट अपडेटेड क्लास, करंट अपडेट रहना है, करंट से अपडेट रहना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़ सुननी है। न्यूज़ में भी क्या,
पॉलिटिकल डिबेट्स नहीं सुननी, हमें कोई पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, और जाना भी होगा तो आप लोगों का जीवन है, आप बाद में, अभी अगर आपके जीवन का उद्देश्य है यूपीएससी की परीक्षा को पास करना, तो दोस्तों राज्यसभा सुनिए, लोकसभा जो चैनल है उनके ऊपर बहुत ही बेहतरीन डिबेट्स आती हैं, जिससे हमारी अवधारणात्मक समझ सही होती है, जिससे हमारा जो चीजों को देखने का नजरिया है वो विकसित होता है कि हम पक्ष में क्या सोचें, विपक्ष में क्या सोचें, कंक्लूजन में क्या सोचें। तो ये आप करंट से आपको जुड़े रहना है, ये आपको 12वीं के बाद से ही शुरू कर देना है। सिलेबस पढ़ना है दोस्तों, न्यूज़पेपर और जो भी आपकी न्यूज़पेपर हो गया या जो आप टीवी देखते हैं उसकी डिबेट्स हो गई, आपका इंग्लिश का पेपर है, हर एक मुद्दे की समझ है, डिबेट्स हैं, इसके साथ ही हर एक मुद्दे जो आप पढ़ते हैं उसके नोट्स बनाने हो गए, आपको फैक्ट के साथ कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो गई, ये आपको उसी समय से अपने साथ लेके चलना है। इतना क्लियर है आपको? तो यदि सपना देखा है तो उस सपने को पाने के लिए हमें अथक परिश्रम करना होगा। जीवन में चीजें ऐसे ही नहीं मिल जाती हैं, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है, जागना होता है, अपनी नींद को त्यागना होता है, तब जाके हम उस सपने को प्राप्त कर पाते हैं। दुनिया में ऐसे असंख्य लोगों के उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिन्होंने जीवन में मेहनत के बल पे जो फर्श से अर्श पे पहुंच गए। तो हमें उन लोगों के जीवन के उदाहरणों से सीखना है। उन उदाहरणों में सबसे एक जो मेन जो पॉइंट आता है बच्चों, वो होता है हार्ड वर्क। यदि आप में हार्ड वर्क करने की क्षमता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्मार्ट वर्क, कि भाई इस हार्ड वर्क को भी हम स्मार्ट तरीके से करेंगे। स्मार्ट तरीके से करेंगे, यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊंगी। जिन लोगों के पास मेंटर का अभाव होता है, मार्गदर्शन का अभाव होता है, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन का एग्जाम्पल आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे जिस व्यक्ति ने बोला कि आप ये बुक्स पढ़िए, हो सकता है जिस व्यक्ति ने बोला उसको भी बेचारे को पता नहीं होगा, आज मुझे समझ में आता है। अब आप सोचिए, सबसे पहली पुस्तक जो मुझे सजेस्ट की गई थी, सबसे पहली जो पुस्तक मुझे सजेस्ट की गई थी बच्चों, वो थी डी बसु जी की। बहुत बड़े पॉलिटिकल जो पॉलिटी के ऊपर बहुत ही शानदार पुस्तक है उनकी, बहुत ही शानदार, लेकिन यकीन मानिए बहुत टफ है। आप उस पुस्तक को तब पचा सकते हैं जब आपको पॉलिटिकल मुद्दों की बेहतर समझ हो गई हो। अब मुझे बोल दिया गया कि आप जो है ना डी बसु पुस्तक पढ़िए। अब मैं पढ़े जा रही हूँ, बुद्धि में कुछ घुस ही नहीं रहा है। मुझे लगा जा, मैं तो बिल्कुल डम हूं यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं फिर गई उनके पास कि भाई मुझे तो इस पुस्तक में से कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे एक नई अवधारणा बता दी। वो अवधारणा क्या बताई कि हमारा एक अंतर्मन होता है। हम जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमें भले ही ना समझ में आए, लेकिन मेरे दिमाग में वो हमारे दिमाग के अंतर्मन जो होता है उसमें वो चीजें बैठ जाती हैं। जब इंसान नई नई प्रिपरेशन करता है और उसे बाबा टाइप के लोग मिलते हैं तो वो उन पे अंधविश्वास भी कर लेता है। मुझे लगा अच्छा भाई होता होगा, कुछ ऐसा सिस्टम होता होगा, जब भाई इतना इंटेलिजेंट बंदा बोल रहा है कि ऐसा हो रहा है तो होता होगा। मैंने वो पुस्तक पढ़ ली, मैंने लगभग एक बार कंप्लीट की। दूसरी बार जब मैं उस पुस्तक को पढ़ने लगी तो मुझे एक दूसरा व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि आपने तो पहली ही पुस्तक ऐसी उठा ली जो हम सबसे अंत में पढ़ते हैं, या कई बार हमें जरूरत भी नहीं पड़ती। यूपीएससी के लिए आपको यदि विद्वान बनना है तो आप डी बसु पढ़िए, आपको पीएचडी करनी है। बहुत ही जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और बहुत बेहतरीन पुस्तक है उनकी। लेकिन यदि आप उसी पुस्तक को शुरुआती दौर में पढ़ लेंगे तो क्या होगा भाई, दिमाग फट जाएगा, लगेगा कि भाई हम तो बन ही नहीं सकते आईएएस, इतना टफ होता है आईएएस का एग्जाम निकालना, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों ये स्टोरी मैंने आप लोगों को क्यों बताई, ताकि आप मार्गदर्शक के महत्व को समझिए। आपके जीवन में एक ऐसा मार्गदर्शक है जिसने जीवन में ठोकरें खाई हैं, उन ठोकरें खा खा के उसने सीखा है, कहाँ गलतियां नहीं की हैं।
हम जीवन में बहुत गलतियां कर चुके हैं और अब आप लोगों के सामने है ये बताने के लिए कि आप लोग जीवन में कहाँ गलतियां ना करें, तो आपको मार्गदर्शक की जरूरत कहाँ पड़ती है, ताकि जो रास्तों के आपके रास्तों के जो कांटे हैं उनको हम हटा सके, आप सड़क पे दौड़ सके। चले नहीं, आपको दौड़ने लायक बनाना है। और वो दौड़ने लायक कब आप बनेंगे, जब आप अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं कि नहीं है आप लोग? यदि सपना देखा है तो ये नहीं कि आराम से लेट के हाँ भाई आईएएस बनेंगे, गाड़ी होगी, नौकर होंगे, बंगला होगा, और ये मतलब एकदम सपनों की दुनिया से बाहर निकलो। और सपनों की दुनिया से बाहर निकल के उस सपने को पूरा करने के लिए रणनीति बनाओ, और उस रणनीति के अनुसार हमको मेहनत करनी पड़ेगी। इतना समझ में आया आपको कि हम क्या क्या करेंगे कि हमको सफलता मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, जो बिल्कुल 12वीं किए हैं, या जो ग्रेजुएशन भी की है लेकिन उनको पता नहीं है क्या क्या हमारा सिलेबस है, तो मैं उन लोगों को बता देती हूँ दोस्तों। यूपीएससी की परीक्षा के 2-3 चरण होते हैं दोस्तों। हम सबसे पहले पीटी देते हैं। पीटी में पास जब हम हो जाते हैं, मैं आपको लिख के बता देती हूँ, पहले हम पीटी देते हैं दोस्तों। पीटी में जब पास होते हैं तो हम मेंस की परीक्षा में बैठते हैं, जो कि 1750 अंक का होता है दोस्तों, ये मैं बताऊंगी आपको। और जब हम मेंस की परीक्षा पास कर लेते हैं दोस्तों, तो फिर हम इंटरव्यू देते हैं। और यदि इंटरव्यू में भी हमें चुन लिया जाता है तो हम आईएएस बन जाते हैं, अपने सपने को पूरा कर लेते हैं। मैंने बता दिया कि पीटी होगा, उसके बाद मेंस होगा, और उसके बाद इंटरव्यू होगा। और यदि किसी कारणवश आपका मेंस नहीं हुआ तो आपको फिर से पीटी देना पड़ेगा। और यदि किसी कारणवश बच्चों यदि आपका इंटरव्यू नहीं हुआ तो फिर से आपको पीटी देना पड़ेगा, और फिर से ये चक्र चलेगा। अब बार बार इस चक्र में घूमने से क्या फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी, ठीक है। इस चक्र में घूमने से बेहतर क्या है, अपनी तैयारी को इतना हम सटीक बना लें, इतनी हम अपनी रणनीति को हम परिष्कृत कर लें कि हमें इस चक्र में घूमने की जरूरत ही ना पड़े। और वो कैसे होगा, जब हम अपने जीवन की प्राथमिकताएं अपने जीवन के प्राथमिक दौर में तय कर लेते हैं। जब हम अपने जीवन की प्राथमिकताओं को तय कर लेते हैं और उन प्राथमिकताओं, उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानिए इस चक्र से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति लेनी है कि नहीं लेनी है इस चक्र से, तो क्या करना होगा। सपने यदि देखे हैं, कुछ तो ऐसे हैं आराम से भाई चल रहा है, जिंदगी में काम चल रहा है, कोई सपना नहीं है, हम आराम से खा रहे हैं, हमें खाना मिल रहा है 2 टाइम का, इसके अलावा अरे क्या करेंगे। वो मैं ये लेक्चर उन लोगों के लिए है ही नहीं। ये लेक्चर उन लोगों के लिए है जो जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक करने की क्षमता रखते हैं और दिन रात एक करते भी हैं। समझ में आया। अब दोस्तों पीटी 2 पेपर होते हैं, मैं बता देती हूँ आप लोगों को दोस्तों। जो हमारा पहला पेपर होता है वो होता है सामान्य अध्ययन का, यानी जनरल स्टडीज का। ये 100 अंकों का होता है और 200 मार्क्स होते हैं, यानी एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों। कई लोग पूछेंगे इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों। और ये इसमें हमारा पूरा सामान्य अध्ययन में आप जान सकते हैं, हमारा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, आपका ये आर्ट एंड कल्चर वाला पूरा सेगमेंट आ जाएगा, और जो भी करंट रिलेटेड इश्यूज हैं वो आपके इसमें आ जाते हैं। इसके साथ ही सी सेट का क्वेश्चन सी सेट होता है, ये क्वालिफाइंग होता है। क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। इसमें 80 मार्क्स आते हैं। यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो लोग शुरुआती दौर में तैयारी नहीं करते हैं, जीएस में एकदम 100 में से उनके 70 मार्क्स हैं, यकीन मानिए मैंने देखा है ऐसे लोगों को, वो सी सेट में फेल कर जाते हैं, वो सी सेट में फेल कर जाते हैं और रेस से बाहर हो जाते हैं।
इतना बुरा लगता है, मतलब ये जो है ना, ये सदमा होता है जिसे इंसान झेलता कैसे है ये वही इंसान जानता होगा जिसके साथ ऐसा हो चुका है। क्योंकि यदि आपकी बुनियादी समझ ठीक है, रीजनिंग के जो आपकी कैपेबिलिटी ठीक है, थोड़ा बहुत आपको मैथ्स का नॉलेज है, कंप्रीहेंसिव जो नॉलेज आपकी ठीक है, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सोचिए 80 क्वेश्चन में से मात्र हमें 33 क्वेश्चन करने होते हैं और फिर भी कई बच्चे सिर्फ इस सीसेट के पेपर को क्वालिफाई ना करने के कारण रेस से बाहर हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हर चीज का ध्यान रखना है। जो हमारा अवरोध है, जो हमारे सामने अवरोध है, हमें हर अवरोध से बाहर निकलना है। इतना समझ में आया आपको कि पीटी का पैटर्न क्या है दोस्तों। जनरल स्टडीज हो गया और हमारा सी सेट हो गया। मेंस मैंने आपको बता दिया 1750 मार्क्स का होता है, जिसमें से 1000 मार्क्स के आपका जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं। और ये कौन कौन से पेपर हैं, इसका सिलेबस क्या है, मेरी फर्स्ट वीडियोस है दोस्तों, नो योर एजुकेटर ललिता दहिया, वो जाके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल बताया है कि ये कौन कौन से 4 पेपर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 500 नंबर का ये 2 पेपर होते हैं दोस्तों ऑप्शनल के, 250 नंबर बराबर 500 नंबर का दोस्तों आपका वैकल्पिक विषय होता है। और जैसा कि मैंने बताया, यदि आप 12वीं के बाद से ही सोच लेते हैं कि मुझे करना क्या है जीवन में, तो आप इस वैकल्पिक विषय के हिसाब से ही अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रखते हैं। आप 500 नंबर की तैयारी आप ग्रेजुएशन में ही कर लेते हैं। सोचिए कि आप कितना आगे चले जाते हैं उन बच्चों से जो ग्रेजुएशन के बाद ये तय करते हैं कि उन्हें सिविल सर्विसेज करना है, उसके बाद वो वैकल्पिक विषय चुनते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपनी जो प्रायोरिटीज है उसको डिसाइड करना है और मेहनत करनी है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मेहनत करेंगे। आपने जो सपना देखा है उस सपने को पाने के लिए आप दिन रात मेहनत करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों एस्से का पेपर होता है 250 नंबर का। वो मैंने बताया कि किस तरीके से आप एस्से की प्रिपरेशन भी, यदि आप महीने में नहीं यार, आप महीने में छोड़ दो, आप 2 महीने में भी एक एस्से लिखते हैं तो पूरे ग्रेजुएशन के दौरान 3 साल में आपके कितने एस्से हो गए और आप दूसरे बच्चों से कितने आगे हो गए, इस बात की जो परिकल्पना मेरे हिसाब से आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आप समझदार बच्चे हैं। इंटरव्यू होता है दोस्तों 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। वही मैंने बताया कि यदि आप चीजों को सोचने समझने, आपके बोलने का जो तरीका है, आपकी जो अवधारणात्मक समझ है, अपने आप को प्रेजेंट करने का जो तरीका है, यदि आपने सीख लिया तो ये जो इंटरव्यू होता है ना, इसमें आप कभी मार नहीं खाएंगे। ये साक्षात्कार, आपकी जो व्यक्तित्व है वो झलकना चाहिए इसमें। आपका व्यक्तित्व क्या है, आप कैसे सोचते हैं, कैसे जो आपने सोचा क्या आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वो कैपेबिलिटी कब आप में विकसित होगी दोस्तों। वो कैपेबिलिटी एक दिन में विकसित होने वाली नहीं है, उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। डिबेट में पार्टिसिपेट कीजिए, लोगों से मुद्दों पे चर्चा कीजिए, डिस्कशंस कीजिए, अच्छी पढ़िए, अच्छे न्यूज़पेपर्स को पढ़िए, बेहतर जो डिबेट्स आती हैं लोकसभा राज्यसभा पे उनको सुनिए, अपना एक व्यू पॉइंट बनाइए, कुछ जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो व्यक्तित्व है उसमें बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन होगा। और ये सकारात्मक परिवर्तन दोस्तों आपको इंटरव्यू में प्रत्यक्ष तौर पे बहुत ही सहायता करेगा। ये इंटरव्यू ऐसा होता है दोस्तों, ये आपकी लुटिया डुबो भी सकता है और आपको आपकी नैया भी पार लगा सकता है। इस इंटरव्यू में मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनके 275 में से 80 मार्क्स भी आए हैं, और ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके 180 भी आए हैं। तो आपको 80 लेने हैं या 180 लेने हैं, ये कौन तय करेगा? ये मैं तो तय करूंगी नहीं, ये आपको तय करना है। तो वो कैसे होगा? जब आप मेहनत करेंगे, सही दिशा में मेहनत करेंगे, और जो यूपीएससी का सिलेबस है उस सिलेबस को समझ के उसके अनुसार मेहनत करेंगे, ठीक है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना है आपको, केवल हार्ड वर्क से नहीं होगा, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूं कि बुनियादी तौर पे मान लो मैंने बताया आईएएस क्या है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं, वो
क्या उनके पास पॉजिटिविटी है, आपको भी क्या क्या उनसे अपनाना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको बुनियादी तैयारी कैसे करनी चाहिए, ताकि आप मेरी तरह पहली पुस्तक डीडी बसु ना पढ़ लें, ठीक है। और जैसे डीडी बसु पढ़ेंगे, कुछ बच्चे तो सोचेंगे भाई हम ना कर पाएंगे आईएएस, हम तो जो है ना अपना घर में ही ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि आपके सपने सिर्फ इस कारण टूट जाएं या इस कारण अधूरे रह जाएं। तो एक पूरी रणनीति हम एक संक्षिप्त रणनीति हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो वो रणनीति क्या होगी, वो रणनीति मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, बड़ी पुस्तकों के बजाय जो पुस्तकें हमने अपने स्कूल के दौरान पढ़ी हैं, कौन सी पुस्तकें, एनसीईआरटी, बुनियादी एनसीईआरटी। यूपीएससी में बहुत सारे जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, और आप यकीन मानिए जो एनसीईआरटी है वो यूपीएससी की तैयारी का आधार है। एनसीईआरटी में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो जिनसे आपकी अवधारणात्मक समझ बेहतर होगी, आपको सोचने समझने की शक्ति जो है आपकी विकसित होगी। जो आप जब स्कूल में होते हैं, मान लो जब आप 6th 7th 8th में होते हैं, तो उस समय आप पढ़ लेते हैं चीजों को, लेकिन उस ढंग से नहीं सोच पाते जिस ढंग से यूपीएससी हमसे अपेक्षा करती है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपका काम क्या होगा, लिख लीजिए इन सब चीजों को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी की सभी पुस्तकों को, सभी का मतलब क्या है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की है, चाहे वो इतिहास की है, ज्योग्राफी की है, साइंस की है, साइंस टेक की है, इकोनॉमिक्स की है, और जो भी आपके अन्य सब्जेक्ट बच गए उनकी है। तो ये सब एनसीईआरटीज को हमें 6th से लेके बच्चों 6th से लेके और 12th तक सबसे पहला काम आपका क्या होगा, सबसे पहला आपका क्या काम होगा, विद्वान नहीं बनना है, एक ही बार पहाड़ पे नहीं चढ़ना है, धीरे 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 जो है अपने कदम बढ़ाते जाने हैं। और यकीन मानिए यदि कदम चलते रहे और डगमगाए नहीं तो मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे, ठीक। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को बहुत ही धीरे धीरे समझ के अच्छे ढंग से पढ़ना है। और मैं शीघ्र ही अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे या तो यूट्यूब पे या फिर जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, बेसिकली स्पेशल क्लासेस पे जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आप डाउनलोड कर लेंगे, वहां पे वो बिल्कुल फ्री होती हैं बच्चों, घबराना नहीं है। जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो बिल्कुल फ्री होती हैं, बस उसकी जरूरत होती है कि आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपका डाउनलोड होना चाहिए। वहां से आप मुझसे पढ़ सकते हैं। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी एनसीईआरटीज कवर करवाऊंगी, लाइन बाय लाइन पढ़ा के आपको कवर कराऊंगी, आपको कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है, कहाँ पे आपको फोकस करना है, कैसे चीजों को सोचना है, समझना है। तो हमारा पहला काम क्या होगा, हम एनसीईआरटी को, मैं पहले इसको क्लियर कर लेती हूँ यहां से, हाँ, हम सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। सिलेबस वाला पार्ट हमने देख लिया था कि हमें जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है, उसको दीवार पे चिपका लेना है, उसको रोज जो है मनन करना है, देखना है। और रोज इस तरीके से, जरूरी नहीं है एक बार बैठे अच्छा जी फर्स्ट पेपर से लेके और 4th पेपर तक ये ऐसे नहीं। आप एक दिन फर्स्ट पेपर उठाइए जीएस का, अच्छा ये है, फिर आप सेकंड उठाइए, फिर आप अगले दिन फर्स्ट और सेकंड दोनों उठा लीजिए, थर्ड फोर्थ, ऐसे आप धीरे धीरे जब चीजों को पढ़ेंगे तो 10 15 20 एक महीने में आपकी चीजें जो है स्पष्ट होने लगेंगी कि अच्छा ये भी है सिलेबस में, ये भी है, हमें ये यहाँ से कवर करना है। तो इस तरीके से आपको चीजें कवर करनी पड़ेंगी। तो आपने सिलेबस को अच्छे से याद किया, पढ़ा, समझा, मनन किया, आपने एनसीईआरटीज को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले एनसीईआरटी ही पढ़नी है जो आप अभी तक पढ़े हो, ठीक। 6ठी से 12वीं की एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है, बड़ी किताबें शुरुआत में मत पढ़ना। मैं फिर बोल रही हूँ, भुक्तभोगी हूँ इसलिए इस बात को
जोर दे के बोल रही हूँ कि आप अपने 4-5 महीने व्यर्थ कर दें और ये सोचते रहें कि हमारे तो अंतर मन में सब कुछ फिक्स हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। जब हमें चीजें समझ में आती हैं तो एक ही बार आती हैं, उसको हमें समझ के चलना है। उसके बाद आप ये देखिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब हम सिलेबस को समझ लेंगे बच्चों, जब हम एनसीईआरटीज को पढ़ लेंगे, पढ़ेंगे, उसी दौरान हमें क्या करना है मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ। एमसीक्यूज जो यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आईएएस, सीडीएस, सीएपीएफ, जितनी भी परीक्षाओं में, पीटी के, जब हम पीटी पढ़ रहे हैं तो पीटी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हमें बार बार देखना है। हमें इससे यूपीएससी के दायरे का पता लगता है, ठीक है। यूपीएससी के जो मेन फेवरेट टॉपिक्स हैं उनका पता लगता है। यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है उसकी समझ हमें विकसित होती है। तो हमें जो पिछले सालों के क्वेश्चंस हैं हम उन क्वेश्चंस को भी देखते हुए चलेंगे और इसके साथ ही हमें मेंस के क्वेश्चन भी देखते हुए चलना है। मेंस के लिए हमें जो लेखन शैली है उसको विकसित करना है और वो लेखन शैली एक दिन में विकसित नहीं होगी दोस्तों। उसके लिए आपको ध्यान रखना है, निरंतर अभ्यास करना है, निरंतर अभ्यास करना है। निष्कर्ष, आपकी भूमिका, आपका निष्कर्ष और जो क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार जो है आपने सब पॉइंट को कवर किया कि नहीं किया, अपने क्वेश्चन को यूनिक बनाने के लिए उसमें डायग्राम, ग्राफ का यूज किया कि नहीं किया, आपने गवर्नमेंट स्कीम्स, आर्टिकल्स, डेटाज, इन सब का यूज किया कि नहीं किया। और यही सारी चीजें आपको दूसरों से अलग बनाएंगी। ऐसे तो एक दिन में नहीं आएंगी, आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी और स्मार्ट मेहनत करनी पड़ेगी। और स्मार्ट मेहनत कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद जब आप अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप अपनी एनसीईआरटीज कंप्लीट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपनी पॉलिटी की एनसीईआरटी यदि एक बार कंप्लीट कर ली, उसके बाद कुछ बेसिक बुक्स हैं बच्चों। सबसे पहले जो बेसिकली मैं बताऊंगी आपको, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी में, मैं बुक्स के ऊपर ना एक अलग से वीडियो लेके आऊंगी, ठीक है। कुछ बच्चे कुछ बुनियादी बुक्स को मिस कर जाते हैं और असफलता में एक बड़ा कारण ये भी होता है कुछ बच्चों की। तो जैसे मैं बता देती हूँ मोटे मोटे तौर पे, यहाँ पे पॉलिटी में आप एम लक्ष्मीकांत को एनसीईआरटी के बाद पढ़ना है सबको, ठीक है। आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे, उसके बाद आप जो है हिस्ट्री में आप विपिन चंद्रा मॉडर्न के लिए पढ़ लेंगे और रामशरण शर्मा और सतीश चंद्रा तो आप एनसीईआरटी में ही कवर कर लेते हैं। उसके बाद आप जो है ज्योग्राफी के लिए आप अपनी एनसीईआरटीज भी सफिशिएंट होती है और उसके बाद एक क्विक रिवीजन के लिए एक महेश बर्णवाल सर की बुक आती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और जो कंसेप्चुअल ज्योग्राफी की बुक्स हैं वो भी मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से हमें जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इस बुक लिस्ट के ऊपर मैं विस्तृत रूप से नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से चर्चा करूंगी। तब तक आपको सबसे पहले अपनी रणनीति बनानी है, मुद्दों को समझना है, एनसीईआरटीज को पढ़ना है, न्यूज़पेपर्स को पढ़ना है, डिबेट्स को सुनना है, अपने एस्से को लिखने की प्रवृत्ति को ठीक करना है, लेखन शैली को आपको अपनी बढ़िया बनाना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको क्या करना है, डिबेट में पार्टिसिपेट करना है और जो आप डिस्कशंस करना है, जो आपको अभिव्यक्ति है, आपको बोलने का जो तरीका है, आप अपनी चीजों को जो आप सोच रहे हैं उसको आप एक्सप्रेस कर पाते हैं कि नहीं, इस कला को विकसित करना है और ये एक दिन में नहीं आएगी। इसके लिए आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। इतना आप लोगों को समझ में आया बच्चों? और घबराना नहीं है, आपकी पृष्ठभूमि चाहे कैसी भी हो, आप गरीब से गरीब परिवार में भी हो, लेकिन यदि आपने सपना देखा है और उस सपने को पाने के लिए जिजीविषा है आपके अंदर, उस सपने को पाने के लिए आप अथक परिश्रम करने के लिए तैयार हैं, तो यकीन मानिए आपका सपना आपको हर हालत में मिलेगा। लेकिन उस सपने को पाने के लिए आपको क्या करना होगा? दिन रात मेहनत करनी होगी। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है बच्चों। अब कोई कहे कि सर बाकी सब कर लूंगा, मेहनत नहीं होती, तो वो तो मिलेंगे, ऐसे प्राणी भी बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो वो तो कोई आंसर ही नहीं है। आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा, बिना परिश्रम के आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। इतनी बात समझ गए?
और सबसे बाद में आती है मेंटर की क्या भूमिका है। मैं यदि आप लोगों के ऊपर मेहनत करूंगी, मैं यदि आप लोगों को ये बता रही हूं कि आप ये गलतियां अपने जीवन में मत करना, तो उसका क्या निहितार्थ है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपके रास्ते से कांटे हटाना मेरा काम है। आपको एक ऐसा रोड देना है जिसपे आप चल ना सके बल्कि दौड़ सकें। आपको दौड़ने के लायक बनाना एक मेंटर का काम है। आपकी यूपीएससी की समझ हम विकसित करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों को देखना कैसे है, एक विस्तृत जो सिलेबस है उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, उन पे अपनी समझ को कैसे बनाना है, ये आपको कौन बताएगा, ये आपको मेंटर बताएगा। अब आपने एनसीईआरटी ले ली, उदाहरण के तौर पे आप एनसीईआरटी को लेके बैठ गए और आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि हमें किस बात पे फोकस करना है, किस बात पे हमें जो है बहुत ज्यादा फोकस करना है, वो कहाँ से पता लगेगा। पहली बात मेंटर आपको बताएगा, दूसरी बात सिलेबस आपको बताएगा, और तीसरी बात पिछले वर्षों में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनकी टेंडेंसी आपको बताएगी। अब आप शुरुआती दौर में ही अगर पिछले जो सालों में पूछे गए क्वेश्चन है उनकी टेंडेंसी को समझ लेंगे, तो वो भी शुरुआती दौर में बच्चों थोड़ा टफ होता है, तो वो काम आपकी मेंटर आपका जो काम आसान कर देता है। हम आपको बताएंगे कि इस चीज को आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो आपकी जो यूपीएससी की जो समझ है उसको हम परिपूर्ण करने के लिए आपके साथ जुड़े रहेंगे। फिर यूपीएससी का सिलेबस आपने पढ़ा, उस सिलेबस के प्रत्येक बिंदु पे आपकी अवधारणात्मक समझ को क्लियर करते हुए चलना। आपको कहाँ फोकस करना है, कौन सी पुस्तक पढ़नी है, किस चीज के नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आप जो आंसर लिख के दिखा रहे हैं उसको जब मैं चेक करूंगी तो उसके माध्यम से कि आपको भूमिका ऐसे लिखनी है, आपने क्वेश्चन की डिमांड को समझा कि नहीं समझा, आपने निष्कर्ष में एक बेहतरीन क्वेश्चन का जो निष्कर्ष है वो बेहतरीन लिखा कि नहीं लिखा, ये सुधार आप खुद से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेंटर की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों, मैं आप लोगों के ऊपर, आप लोगों से अधिक परिश्रम करने आई हूं। आप लोगों के जीवन का जो आपने सपना देखा है उसको परिपूर्ण करना मेरा भी उद्देश्य है। और आपको अपने मेंटर के ऊपर विश्वास करके चलना पड़ेगा। अपने मेंटर जो आपकी जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अथक परिश्रम कर रहा है उसका सम्मान करते हुए आपको उसके बताए गए जो मार्ग हैं उन पे चलना पड़ेगा और अथक परिश्रम करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको हम दिशा दिखाते हैं, आपको प्रोत्साहन का आत्म प्रोत्साहन। जब आप कई बार डिमोरलाइज, ये ऐसा सफर है दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं, इंटरव्यू दिया, पीटी दिया, अगले साल पीटी भी फेल। सोचिए उस इंसान की मनोदशा कैसी होती है। उस समय आपको सकारात्मक जो दिशा दिलाने का काम कौन करता है? आपका मेंटर करता है। और वही जो सकारात्मकता, हालांकि मेरा पहला उद्देश्य ये होगा कि मैं आपको जीवन में वो गलतियां ना करने दूं जो दूसरे लोगों से हुई है। ठीक, तो ये एक मेंटर की भूमिका है। और दोस्तों, मैं एज अ मेंटर, एज अ गाइड आप लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए आई हूं, और आपका सपना मेरा भी सपना है। अब जो दूसरों के अनुभव है मैंने बताया, जैसे कि आपको के अनुभवों के आधार पे आपको गलतियां करने से रोकना मेरा दायित्व होगा। कृष्ण सारथी थे अर्जुन को लक्ष्य तक पहुंचाने के, तो आपको लक्ष्य तक, मैं कृष्ण नहीं हूं भाई, मैं कृष्ण नहीं हूं, एग्जाम्पल गलत सेट हो गया होगा, लेकिन आपको लक्ष्य तक पहुंचाना मेरा भी उद्देश्य है। और उस उद्देश्य के लिए आप भी मेहनत कीजिए, मैं भी मेहनत करूंगी, और हम मिलकर उस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। जो सपना आप लोगों ने देखा है उसको हम लोग मिलके प्राप्त करेंगे। और ऐसे ही आपको यूपीएससी की जो यात्रा है उसको सफल बनाना है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया, जीवन में गलतियां मत कीजिए। आप जहां पे हैं, जरूरी नहीं है कि आप जो है ना 12वीं का एग्जाम दिए ही हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे जो सेकंड ईयर में होंगे, मेरी बात सुन रहे हैं,
कुछ फाइनल ईयर वाले भी सुन रहे हैं, तो भाई अभी भी आपके पास मान लो फाइनल ईयर का बच्चा है, अभी तो खैर एग्जाम होने वाले हैं, आप भी अभी से तैयारी कर दें। और जो 12वीं का बच्चा है या फर्स्ट ईयर का बच्चा है, वो तुरंत सोचे उन्हें जीवन में क्या करना है। और दोस्तों, समय लौट के नहीं आता है, एक ऐसा समय आता है जब हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होता है। तो हमें ऐसे समय में नहीं पहुंचना है, हमें अपने जीवन में वो गलतियां नहीं करनी है जो हमें जीवन में पछताना पड़े। तो हमें क्या करना है, बेहतरीन तरीके से रणनीति बनानी है और उस रणनीति के अनुसार मेहनत करनी है। और सपना जो है हमें अपना किसी भी हाल में, हर हाल में जो है हमें अपना सपना पूरा करना है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। तो वो पत्थर उछालना है, इतनी जी जान से और एक सही दिशा में मेहनत करनी है कि हमारा सपना आसानी से हम प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये जो लेक्चर है आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप लोग इससे प्रोत्साहित होंगे, आप लोग अपने जीवन की प्राथमिकताएं तय करेंगे, रणनीति बनाएंगे और कठिन मेहनत करके अपने सपने को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास की एंड करती हूं मैं। और लास्ट में आपको बता दूं, यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ललिता YT कोड का यूज करें, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और जो भी बच्चे मुझे मेरे जो PPT हैं या मेरी क्लासेस को सुन के PPT देखना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, वो मुझे unacademy_ललिता_कुमारी पे फॉलो कर सकते हैं। मैं हर वक्त आप लोगों के साथ हूँ आपका सपना पूरा करने में। तो दोस्तों, चलिए आज की क्लास का अंत करते हैं। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद, जय भारत।